Good morning, students. Now we are going to do our poem A River, which is written by A.K. Ramanujan, a very famous Indian English author, A.K. Ramanujan. First of all, we'll be studying about our poet, A.K. Ramanujan. His full name is Attipate Krishnaswamy Ramanujan. He was born on 16th March 1929 and he died on 13th July 1993. He was born in Mysore. He was an Indian poet who wrote both in English and Kannada. Kannada, as you know, that it is the dialect language of Karnataka. He was awarded Sahitya Academy Award posthumously in 1999. Posthumously means after his death. He died in 1993, but he was awarded Sahitya Academy Award posthumously, that is after his death in 1999. He taught in various universities of USA. उससे पहले ही taught here only in India. इंडिया में काफ़ी जगह उन्होंने पढ़ाया. After that he went USA and there he taught in various universities. In 1976 he was awarded Padma Shri by the government of India. His academic research ranged across 5 languages. He was fluent and his academic research also was in 5 different languages, that is English, Kannada, Tamil, Telugu and Sanskrit. So through his short biographical sketch we can come to know that he was a very big Indian English poet, critic and a researcher too. Now moving on to his poem A River. Today we are going to do his poem A River. The background of this poem, the setting of this poem is in the southern part of India, a city in the southern part of India, that is Madurai. दक्षिण भारत में एक जगह है मदुरई, वहाँ पे ये जो पोएम हमारी है उसकी सेटिंग वहाँ पर है. मतलब वहाँ उस बैकग्राउंड में मदुरई शहर के बैकग्राउंड में ये जो पोएम है लिखी गई है. वहाँ पर एक बहुत ही फेमस नदी बहा करती है जिसका नाम है वाइकी रिवर. वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, वाइकी रिवर या फिर वगई रिवर के नाम से उसको जाना जाता है, नदी के नाम से उसको जाना जाता है. Madurai is a city which is known for its ancient beauty, ancient monuments, basically temples. मदुरई जो शहर है वो अपने बहुत ही भव्य प्राचीन मंदिरों के लिए फेमस है एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द पोइट्स इवन. तो जैसा कि एज यू कैन सी इन द इमेज, दिस इज़ द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मदुरई. तो इस तरह से काफ़ी सारे भव्य मंदिर जो हैं उस शहर में हैं और बहुत ही क्या है वो एक साउथ की कन्नड़ा संस्कृति की एक बहुत व्यापक जगह जो है वो मदुरई शहर रखता है. संस्कृति का कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, ये सब जो है वो इस सारी विरासत जो है वो वहाँ पे है. इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ South Indian heritage. Now in this poem, the poet talks about the river Vaiki in Madurai, the city of temples and poets. This river moves through Madurai, which has been the hub of Tamil culture for 3000 years. ये जो नदी है वाइकी, ये मदुरई शहर से गुजरती है जो कि तमिल कल्चर का, तमिल संस्कृति जो है उसका केंद्र रहा है 3000 वर्षों तक. द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर सेइंग दैट एवरी ईयर एवरी पोएट सिंग्स द सेम सॉन्ग्स अबाउट द समटाइम्स फ्लडिंग एंड समटाइम्स एम्प्टी रिवर बेड. When it is empty, all its hidden things are exposed. The poet have always sung about this period and the other in which the flood happens, but they don't see the details of who are impacted.
दिस इज़ अ वेरी सिंपल पोएम, बहुत ही साधारण सी कविता है, बहुत साधारण शब्दों में रचित ये कविता है, लेकिन इट इज़ अ बिट ऑफ, इट हैज़ अ बिट ऑफ एपिग्रामेटिकल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है कि बहुत ही सिंपल शब्दों में कवि जो है नदी के बारे में बात करते हैं कि जो नदी है, वाइकी नदी जो है, वो तमिल मदुरई जो शहर है उससे गुज़रती है, जो कि बहुत ही आस्था का केंद्र है वो जगह जो है। अब आस्था का केंद्र है और नदी गुज़र रही है, तो एज यू ऑल नो कि हिंदू कल्चर में क्या होता है, हम नदी को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, प्योरिटी का रूप मानते हैं, और उसको एक जीता जागता भगवान के रूप में भी उसको नदी को माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो जो पूजा होती है उसमें नदी में हम बहुत सारी चीज़ों को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, उसको नदी को जैसे अर्पण करते हैं और उसमें प्रवाहित करते हैं, जैसे दीपक हो गया, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, और जैसे मूर्ति वगैरह का विसर्जन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती। तो जब नदी बह रही होती है, व्हेन इट इज़ फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरी हुई है, तब तो सब चीज़ें ठीक है, वो डूब जाती, सारी चीज़ें मतलब उसमें अंदर समाहित रहती है। बट व्हेन इट इज़ ड्राई, बट व्हेन द रिवर गेट्स ड्राइड अप, जब वो सूख जाती है, सूखा पड़ जाता है और नदी सूख जाती है, उसमें पानी नहीं है या फिर बहुत ही कम पानी है, बहुत ही कम पानी है, तो उसका जो रिवर बेड है, रिवर बेड मीन्स जो निचला हिस्सा नदी का, वो पूरा क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है, इट गेट्स एक्सपोज, वो पूरा दिखने लगता है। और जो जो चीज़ें अंदर लोग डालते हैं पूजा के समय, या ऑन द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, या ऑन द डेथ ऑफ समवन, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ये जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इन द हिंदू कल्चर, तो हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे बच्चों का मुंडन भी कराते हैं सिर का, तो उसको हम जल में प्रवाहित करते हैं, है ना। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो जो भी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं नदी में, वो क्या है, फिर वो दिखने लगती है। तो द पोइट हेयर फोकसेस अपॉन द रिवर एंड ही सेज दैट कि जितने जो पोइट्स हैं, मदुरई सिटी इट इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स एंड ऑल्सो फॉर इट्स पोइट्स, तो जितने जो पोइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो नदी का बस गुणगान करते हैं। नदी जो है जब बाढ़ आ जाती है उसमें, इट इज़ फ्लडेड, इट बिकम्स फ्लडेड, तो वो बस उस चीज़ का गुणगान करते हैं, उसका प्रेज़ करते हैं। जब नदी सूख जाती है और सारी चीज़ें उसमें जो है वो दिखने लगती है, तो वो कैसा वातावरण होता है, कितना मतलब अजीब सा लगता है, वो उस पर ध्यान नहीं देते। एंड इवन जब फ्लड्स भी आते हैं तो नदी को देख करके और ऐसे सिम्बॉलिकली, तो इट इज़ वेरी, इट लुक्स वेरी अपीलिंग कि हाँ बहुत ही पानी से भरा भरा है और इस तरह से, बट द इम्पैक्ट विच इट हैज़ ऑन द सोसाइटी or the other people who are living nearby in the vicinity of the river, how they are impacted, उस पर ध्यान नहीं देते। ऑब्वियसली जब बाढ़ आएगी तो बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होंगे और नेगेटिवली प्रभावित होंगे, कई लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, साजो सामान का भी नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों पर जो पोइट्स हैं वहाँ के, वो ध्यान ना दे करके, है ना, या फिर ये जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस ना करके, वो सिर्फ नदी का क्या करते हैं, गुणगान करते रहते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल पोएम, वेरी सोबर पोएम रिटन बाय A.K. रामानुजन, and so let's begin the text of the poem. So the poet says in the first stanza, in Madurai, sirf in the very beginning of the stanza, he very abruptly begins the poem and discloses that the setting of the poem is in the city of Madurai. बहुत ही simply वो एकदम सीधे तौर पे कविता की शुरुआत करते हैं कि मदुरई में, इन मदुरई सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स हु सैंग ऑफ सिटीज़ इन टेम्पल्स एवरी समर, हु सैंग ऑफ सिटीज़ इन टेम्पल्स, इन मदुरई, मदुरई शहर में, जो कि क्या है, सिटी है टेम्पल्स की एंड पोइट्स की, कि वहाँ पर बहुत ही फेमस, बहुत ही भव्य मंदिर बने हुए हैं, जो कि हिंदू जो सभ्यता है, संस्कृति है, दक्षिण भारतीय हिंदू सभ्यता संस्कृति का केंद्र है मदुरई शहर, है ना, और उस तरह से मंदिर बने हुए, वैसा वो बिल्कुल प्रतीक है। एंड पोइट्स, और फिर क्योंकि इतना बड़ा वो
सभ्यता का और हिंदू संस्कृति का केंद्र है, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे कवि भी निकलेंगे उस शहर से, जो कि क्या है, उसका गुणगान करेंगे अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से। वो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, मंदिर हैं, और उन सब का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, शहर के बारे में बताते हैं। Who sang of cities and temples. Now the third line is about the poets. कि poets जो क्या करते हैं, जिन्होंने क्या किया है, वो sang, जो गाते हैं, मतलब अपनी रचनाओं में वर्णन करते हैं, किसका, cities का and temples का, कि ये जो मदुरई शहर है और इसके आसपास का भी क्षेत्र है, उसके बारे में उसका वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं अपनी रचनाओं में। और temples, जो क्योंकि ये बहुत बड़ा संस्कृति का, सभ्यता का केंद्र है, तो बहुत सारे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं दक्षिण भारतीय परंपरा में, तो उस मंदिरों की भी क्या करते हैं, वो व्याख्या करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। एवरी समर, हर गर्मी में, एवरी समर मतलब इट हैपन्स इन एवरी समर, कि हर गर्मी, जब भी गर्मी का मौसम आता है तब ये चीज़ होती है। क्या चीज़ होती है, ही विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट लाइन, कि हर गर्मी के मौसम में, हर साल, मतलब कोई एक साल ऐसा नहीं है कि भाई ये छूट गया हो, हर साल क्या होता है गर्मी के मौसम में, अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल इन द सैंड, कि एक नदी है, नदी कौन सी, ही हैज़ नॉट टेकन द नेम, नाम नहीं लिया है उन्होंने, बट कौन सी नदी है, वाइकी रिवर, कि जो नदी है वो सूख जाती है, ड्राइज टू अ ट्रिकल, ट्रिकल मतलब वेरी लिक्विड फ्लोइंग इन अ वेरी थिनेस्ट फॉर्म, कि बहुत ही पतली सी पानी की धार जैसे बह रही हो, अ वेरी स्मॉल फ्लो, बहुत ही पतली सी, बारीक सी पानी की जो धार है वो बहती है। कहने का मतलब जो नदी है, नदी इज़ अ वेरी वास्ट फ्लो ऑफ वाटर, तो वो क्या होता है, सूख करके नदी क्या है, एकदम पतली पानी की धार में बहने लगती है। कहने का मतलब नदी जो है वो एकदम सूख चुकी है, तो अब वो सूख गई है इन द सैंड, कि बिल्कुल जो नीचे का उसका रिवर बेड है वो दिखने लगता है, जो नीचे रेत है, पत्थर हैं, बहुत बड़े पत्थर भी होते हैं, छोटे पेबल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, दिखने लगती हैं। बियरिंग द सैंड रिब्स, है ना, जब नदी सूख जाती है तो क्या है, बियरिंग द सैंड रिब्स, बियरिंग मीन्स एक्सपोजिंग, अब वो सूख गई है, बिल्कुल पतली सी धार के रूप में बह रही है, तो जो सैंड रिब्स है, जो सैंड एक्सपोज होता है व्हेन इन द रिवर बेड, जो नदी के तले में जो रेत होती है, उसको कभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सैंड रिब्स, कि वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो दिखने लगते हैं। स्ट्रॉ एंड विमेंस हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स एट द रस्टी बार्स, कि स्ट्रॉ, जो भी हम तिनके वगैरह और लकड़ी वकड़ी जो भी डालते हैं वो सब दिखने लगता है। एंड विमेंस हेयर, काफ़ी लोग क्या करते हैं हिंदू संस्कृति में, दक्षिण भारत में ज़्यादा ये परंपरा है कि मन्नत मांगते हैं, है ना, दे आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम द गॉड एंड व्हेन इट इज़ फुलफिल्ड, व्हेन देयर डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड, दे गिव देयर हेयर, कि वो ये मन्नत रखते हैं कि हाँ आप मतलब हमारी ये इच्छा भगवान पूरी करेंगे, तो कि हम जो हैं वो अपने बालों का दान करेंगे। तो जैसे ही उनकी वो इच्छा पूरी हो जाती है, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, भगवान अगर उसको पूरा करते हैं तो फिर वो अपना मुंडन कराते हैं, इवन औरतें भी कराती हैं। ये दक्षिण भारत में एक बहुत ही ठोस, जिसे कह सकते हैं, वो परंपरा चली आ रही है और आज के दौर में भी ये प्रचलित है कि जब ये चीज़ वो मांगते हैं, ठीक है, तो उसका वो मुंडन कराते हैं और वो फिर वो क्या करते हैं, नदी में अपने जो केस हैं उसको प्रवाहित करते हैं, वो मतलब भगवान को वो दान करते हैं दिस थिंग, तो वो सब कुछ नदी में जाता है। तो वो अब दिख रहा है भाई, जो उन्होंने इस तरह से जो बाल वगैरह दान वान करते हैं, वो चीज़ें भी क्या हैं, वो दिख रही है, क्योंकि नदी अब सूख चुकी है। और ये सब चीज़ें जाकर के क्या करती हैं, क्लॉग द वाटर गेट्स, क्लॉगिंग द वाटर गेट्स, क्लॉगिंग मतलब रोकना, अब रोक देना, भाई ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, उसके गेट्स बने हुए हैं, तो अब जब आप इतनी सारी चीज़ों को डालोगे नदी के अंदर, जब नदी बिल्कुल बह रही होती तब तो पता नहीं चलता है, बट व्हेन इट बिकम्स एक्सपोज्ड, सूख जाती है नदी, तो तब वो सारी चीज़ें जो हैं वो दिखने लगती हैं और ये दिखता है कि हाँ ये सब चीज़ें जा कर के क्या है, वो जो गेट्स हैं ब्रिज के, उसको क्या कर रही हैं,
क्लॉग कर रही है। क्लॉग करना मतलब रास्ता रोक लेना। वो जो एक जगह बना हुआ है, ड्रेनेज जो बना होता है जहाँ से पानी को निकलना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जाके उस होल में, उस छेद में फंस जाएंगी, तो इसलिए वो कवर हो जाता है और पानी फिर निकल नहीं पाता है। Clogging the water gates at the rusty bars under the bridges with patches. अब here the poet is presenting a picture, वो एक सीन दिखा रहे हैं, he is presenting a scene कि कैसे क्या है, नदी है, उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। अब ब्रिज बना हुआ है तो नदी को पास करने के लिए नीचे पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए नीचे गेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, छोटे बड़े गेट्स बनाए जाते हैं। अब उन गेट्स में से उसको खोला जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बटन्स के द्वारा या मैनुअली भी हो सकता है, उसको खोलते हैं तो वो दीज आर मेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द वाटर, भी पानी के बहाव को रोकने के लिए वो बनाया जाता है। तो अब क्योंकि वो पानी के अंदर ही खड़ा है तो वो रस्टी हो चुका है। रस्टी मीन्स जंग लग चुका है, लोहे का बनता है तो उसके ऊपर जंग लग गया है। और ये सारी चीज़ें अब क्योंकि पानी सूख गया है तो जो सारी चीज़ें फंस गई हैं उसमें, उससे ये दिख रहा है कि भाई ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, उसका रास्ता रोक रही हैं। अंडर द ब्रिजेस विथ पैचेस, पैचेस मीन्स टुकड़े, पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम, कि ये जो ब्रिज है उसके जो गेट्स हैं, जो लोहे का ढांचा पूरा बना हुआ है ब्रिज का, उसके गेट्स का, वाटर गेट्स जो बने हुए हैं नीचे, उसके ऊपर पैचेस ऑफ रिपेयर है। कहने का मतलब कि ये बहुत पुराना हो चुका है, बहुत इसमें जंग लग चुका है, और जहाँ जहाँ थोड़ा मतलब जहाँ जहाँ दिक्कत होती है बस वहाँ वहाँ उसको क्या किया गया है, पैचेस में रिपेयर किया गया है। एक होता है कि भाई सामान दिख रहा है कि वो ख़राब हो रहा है तो हम उसको पूरी तरह से रिपेयर कर देते हैं कि जिससे उसकी लाइफ और बढ़ जाती है, मगर एक होता है कि नहीं, ये यहाँ से ख़राब हो रहा है, बस इसको यहाँ पे क्या है, टांका वांका लगा दो, ठीक है, अगली जब बार फिर वो वहाँ से ख़राब हो जाएगा दूसरी जगह से, फिर उसको टांका वांका लगा दो, ठीक है। तो पूरी तरह से पूरी तरह से सही ना करके सिर्फ जुगाड़ किया गया है एक तरह से, दे आर जस्ट रिपेयर्ड इन पैचेस, कि थोड़ी थोड़ी जगह पर उसको रिपेयर किया गया है। विथ पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम, द वेट स्टोन्स glistening like sleepy crocodiles, the dry ones shaven water buffaloes lounging in the sun. The poets only sang of the floods. Now, towards the end of the first stanza, the poet in a very beautiful way uses two metaphors. दो metaphors का प्रयोग करता है poet for describing what? For describing the wet stones and the dry stones which are being bared up now in the river bed. भाई नदी बहती है, नदी का जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े से एरिया में वो बहती है। जब नदी सूख जाती है तो ऑब्वियसली उसके नीचे जो है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेत ही होगी, कई कई जगह पे पत्थर होते हैं, है ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और कई कई जगह पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो अब क्योंकि नदी जो है बहुत ही पतली धार के रूप में बह रही है, सूखी नहीं है पूरी तरह से, एकदम पतली धार के रूप में वो बह रही है, तो कुछ पत्थर जो हैं वो तो गीले रूप में है, ठीक है, सम स्टोन्स आर वेट एंड सम आर ड्राई, और कुछ पत्थर जो हैं वो सूखे हुए हैं, जहाँ पे पानी नहीं है तो वो सूखे हुए हैं, और जहाँ पे पानी बह रहा है उस पर पानी अभी भी लग रहा है तो वो गीले हैं। तो द पॉइंट इज कंपेयरिंग द वेट स्टोन्स, जो कि गीले पत्थर हैं, वो कैसे लग रहे हैं, वो शाइन कर रहे हैं, ग्लिसनिंग मीन्स शाइनिंग, दे आर शाइनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स। जिस तरह से यू ऑल नो कि जो क्रोकोडाइल है वो नदी में ही जा कर के, मतलब जो कीचड़ से भरा पानी हो या फिर बिल्कुल ही गहरी नदी में नहीं, जो थोड़ा सा उथला होता है उसमें वो रेस्ट करता है क्रोकोडाइल जो है जा कर के, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है जैसे क्रोकोडाइल सो रहा है, जो मगरमच्छ है वो सो रहा है, और जिस प्रकार उसकी स्किन जो है वो चमकती है ना सूरज की रोशनी में, तो वैसे ये जो गीले पत्थर हैं वो इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि क्रोकोडाइल सो रहा है और वो चमक रहे हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट ब्यूटिफुल मेटाफोर ही यूजेस, द पोएट यूजेस फॉर द ड्राई वंस here means the dry
स्टोन्स कि जो सूखे पत्थर हैं जहाँ पे पानी नहीं है, जो कि बिल्कुल सूखे हुए दिख रहे हैं, जो सूखे पत्थर हैं वो कैसे लग रहे हैं, वाटर बफेलोज लाउंजिंग इन द सन, कि जैसे जो भैंस होती है वो कैसे जा कर के पानी में आराम करती है ना। लाउंजिंग मीन्स रेस्टिंग, आराम करने जाती है, इन द सन, सूरज की रोशनी लेती है, तो वो उस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। द पोइट्स ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स, कि ये सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ों को छोड़ करके जो कवि हैं, जो कवि कौन से कवि, जो कि मदुरई शहर में है, बहुतायात में है, जो कि संस्कृति का और के बारे में बात करते हैं, मंदिरों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वो इस नदी के बारे में बात करते हुए सिर्फ क्या करते हैं, फ्लड्स के बारे में बात करते हैं। द पोइट्स ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स, और मतलब जो नदी में जब बाढ़ आती है सिर्फ वो उसकी बात करते हैं। सैंग मीन्स दे प्रेज्ड, द पोइट्स ओनली प्रेज्ड ऑफ द फ्लड्स, कि हाँ पूरा पानी बह गया है ना, बह रहा है, नदी बिल्कुल अपने लेवल से बिल्कुल पानी से भरी हुई ऊपर तक बह रही है और ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, ये है। तो वो सिर्फ उसकी प्रेज करते हैं, दे डू नॉट डिस्कस अबाउट द बैड इम्पैक्ट्स, कि इसके दूसरे जो है वो इम्पैक्ट्स क्या है, इसका अलग नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, वो उसको डिस्कस ना करके सिर्फ क्या करते हैं, इसकी सिर्फ प्रेज करते हैं। तो हमारे जो पोइट है ए के रामानुजन, ही हैज़ अ कंप्लेन with the other poets of the city that why they are just praising the why they are just praising this situation, जबकि क्या करना चाहिए उनको, प्रेज भी करो लेकिन जो नेगेटिव इफेक्ट है, जो कि बैड इम्पैक्ट है इसका, उसके बारे में भी बताना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, द नेक्स्ट पार्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट